गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं ब्लड एंड ऑयल, मोहम्मद बिन सलमान रूथलेस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल पावर, ब्रैडली होप और जस्टिन शेट्टी किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप रियाद के उस शानदार रिट्स कार्ल्टन होटल के लॉबी में खड़े हैं, जहां की दीवारों पर संगमरमर की चमक है और हर कोने में अरबी अंदाज में बनी नक्काशियां आपको हैरत में डाल देती हैं। नवंबर 2017 की वो ठंडी रात थी, जब इसी होटल में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उन्हें सुबह 4 बजे एक फ़ोन आया था। राजा उनसे मिलना चाहते हैं। अल वलीद, जिनकी संपत्ति 18 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी, जिनके पास अपना निजी विमान था और जिनके घर में उनकी तस्वीरों वाले कप से चाय पी जाती थी, वो आज अपने ही देश में एक कैदी बनने जा रहे थे। ये कहानी है मोहम्मद बिन सलमान की, जिसे दुनिया एमबीएस के नाम से जानती है। एक ऐसा शहजादा जो महज 32 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि उस खून की भी है जो इस सत्ता की नींव में बहाया गया। ये कहानी है तेल के उस समंदर की जिसने एक देश को तो मालामाल कर दिया, लेकिन उसके शहजादों की भूख कभी नहीं मिटी। अध्याय 1, राजा की मौत। दिसंबर 2014 की वो रातें थीं, जब पूरा सऊदी अरब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा था: राजा अब्दुल्ला कब तक जीवित रहेंगे? 90 साल के इस बूढ़े शेर को फेफड़ों का कैंसर था और वो रियाद से बाहर अपने रेगिस्तानी महल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। राजा अब्दुल्ला को रेगिस्तान से बेहद प्यार था। वहाँ की चांदी रातों में, रेत के टीलों के बीच, उन्हें अपने पिता इब्न सऊद की याद आती थी, जिन्होंने ऊंटों पर सवार होकर पूरे अरब को फतह किया था। वो समय कितना सरल था, जब सऊदी अरब सिर्फ एक छोटा सा रेगिस्तानी राज्य था, जहाँ मक्का और मदीना की तीर्थयात्रा पर आने वाले हाजियों के अलावा कोई नहीं आता था। लेकिन अब्दुल्ला के पिता इब्न सऊद ने जो राज्य बनाया था, वो अब दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। तेल की वो काली नदियां जो रेगिस्तान के नीचे से निकलीं, उन्होंने मिट्टी के किलों को गगनचुंबी इमारतों में बदल दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक ऐसा समाज भी खड़ा किया जो सदियों पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। वहाबी धारा के कट्टरपंथी मौलवी हर चौराहे पर खड़े थे और औरतों को बुर्के में कैद कर दिया गया था। अब्दुल्ला के बेटे, खासकर मुताब और तुर्की, अपने पिता की मौत की खबर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक अलग वजह से। सऊदी अरब में जब भी कोई राजा बनता है, सत्ता का संतुलन बदल जाता है। पुराने राजा के बेटों का प्रभाव कम हो जाता है और नए राजा का परिवार ताकतवर बन जाता है। अब्दुल्ला के बेटे जानते थे कि अगर उनके चाचा सलमान राजा बनेंगे तो उनका सितारा डूब जाएगा, और सबसे बड़ा खतरा था सलमान के छोटे बेटे मोहम्मद बिन सलमान से, जिसे दुनिया जल्द ही एमबीएस के नाम से जानने हुई थी। खालिद अल तुवैज़री, जो अब्दुल्ला के दरबार के मुखिया थे, उन्होंने एक साजिश रची। वो चाहते थे कि राजा अब्दुल्ला की मौत की खबर सबसे पहले सिर्फ उनके पास रहे, ताकि वो सलमान को किनारे करके किसी और को राजगद्दी पर बैठा सकें। लेकिन उनकी ये साजिश नाकामयाब हुई। मोहम्मद बिन सलमान के जासूस उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जब अब्दुल्ला ने आखिरी सांस ली, तो मोहम्मद ने तुरंत अपने पिता को खबर दी। सलमान जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने तुवैज़री को देखा। बिना एक शब्द कहे उन्होंने तुवैज़री के चेहरे पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उनकी अंगूठी दूर जा गिरी। वो आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंज गई। उस एक थप्पड़ के साथ सलमान ने सऊदी अरब के नए युग की शुरुआत कर दी थी, और उस थप्पड़ के पीछे खड़ा था उनका बेटा मोहम्मद बिन सलमान। अध्याय 2, एमबीएस का उदय। 2015 की मार्च की वो सुबह थी, जब सऊदी रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में देश के तमाम बड़े जनरल जमा थे। उनके सामने यमन से बुरी खबरें आ रही थीं। हूती विद्रोही राजधानी सना पर कब्जा करके रियाद की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही हूती थे जिन्हें ईरान हथियारों की सप्लाई कर रहा था, और अब उनके कमांडर ने ऐलान कर दिया था कि वो मक्का तक नहीं रुकेंगे। जनरलों को उम्मीद थी कि नए रक्षा मंत्री, जो महज 29 साल के थे और जिनके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था, वो अमेरिका से राय लेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने टेबल पर मुक्का मारा और आदेश दिया, F-15 भेजो। सऊदी अरब युद्ध पर जा रहा था। ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म के नाम से ये अभियान सऊदी इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान था। मोहम्मद ने अपने जनरलों और अमेरिकी अधिकारियों से वादा किया, कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो गलत थे। ये युद्ध सालों तक चलेगा, हजारों बेकसूर लोग मारे जाएंगे और सऊदी अरब एक दलदल में फंस जाएगा। लेकिन उस वक्त तो ये जीत की तरह लगा। सऊदी मीडिया ने मोहम्मद की तस्वीरें छापीं, जो नक्शों पर उंगलियां गड़ा रहे थे और जनरलों से सलाह ले रहे थे। दुनिया ने पहली बार इस युवा शहजादे का नाम सुना, एमबीएस। लेकिन मोहम्मद की कहानी उनके बचपन से शुरू होती है। वो सलमान की तीसरी पत्नी फहरा के पेट से पैदा हुए थे। उनके बड़े भाई, जो सलमान की पहली पत्नी से थे, बेहद पढ़े लिखे और पश्चिमी सभ्यता में ढले हुए थे। उनमें से एक अंतरिक्ष यात्री बना, दूसरे ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की,
लेकिन मोहम्मद बिल्कुल अलग थे। वो वीडियो गेम खेलते, फास्ट फूड खाते और पढ़ाई से दूर भागते थे। एक बार तो पुलिस ने उन्हें सुपरमार्केट में फौजी की वर्दी पहनकर हंगामा करते हुए पकड़ लिया। लेकिन 15 साल की उम्र में उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें पता चला कि उनके पिता इतने ताकतवर होने के बावजूद अमीर नहीं है। सलमान ने अपनी कमाई खर्च कर दी थी और उन पर कर्ज था। मोहम्मद को एहसास हुआ कि अगर उनके पिता राजा नहीं बने तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ। सलमान हंस दिए, लेकिन मोहम्मद ने हार नहीं मानी। उन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू किया और कंपनियां बनानी शुरू कर दी। वो अरब के सबसे अमीर शहजादे अल वलीद बिन तलाल से भी ज्यादा अमीर बनना चाहते थे। इन्हीं दिनों एक दिन उन्होंने एक मशहूर मौलवी सलमान अल औदा से कहा, मेरा आदर्श मैकियावेली है। उस वक्त तक मोहम्मद का एक और नाम मशहूर हो गया था, आवारा भालू, उनके मोटापे और गुस्सैल स्वभाव के कारण। लेकिन जल्द ही वो साबित कर देंगे कि वो सिर्फ एक भालू नहीं बल्कि एक शिकारी भी है। अध्याय 3। मालदीव पार्टी। जुलाई 2015 की वो गर्मियां थीं। मालदीव के वेलाया प्राइवेट आइलैंड के घाट पर एक के बाद एक स्पीड बोट आ रही थी। हर बोट से लंबी टांगों वाली दर्जनों मॉडल्स उतर रही थीं। ब्राजील से, रूस से, 150 से ज्यादा मॉडल्स। रिसोर्ट के कर्मचारी हैरान थे। इन सबको पहले मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। उसके बाद ही मोहम्मद बिन सलमान और उनके दोस्तों के सीप्लेन उतरे। ये दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी। मोहम्मद ने पूरा रिसॉर्ट किराए पर ले लिया था, 1 महीने के लिए। पिटबुल, साई और अफ्रोजैक जैसे सितारे परफॉर्म कर रहे थे। हर कर्मचारी को $5000 का बोनस दिया गया, जो उनकी 3 महीने की तनख्वाह के बराबर था। और ये सब इस शर्त पर कि कोई भी कर्मचारी अपना स्मार्टफोन अंदर नहीं ला सकता। सिर्फ नोकिया 3310 की इजाजत थी। मोहम्मद जानते थे कि सऊदी अरब के युवा जो गरीबी में जी रहे थे, अगर उन्हें इस पार्टी के बारे में पता चला तो वो विद्रोह कर सकते हैं। यही वजह थी कि ये सब इतनी सीक्रेटली किया जा रहा था। लेकिन खबर लीक हो गई। ईरानी मीडिया ने इसे उठाया और मोहम्मद को 1 हफ्ते के अंदर ही वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान मोहम्मद ने 439 फुट की सुपरयॉट सेरीन खरीदी, 429 मिलियन यूरो में। उसके बाद वर्साई के पास $300 मिलियन का एक महल खरीदा। उनके निजी साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे मोहम्मद की ताकत बढ़ रही थी, उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। तुर्की बिन अब्दुल्ला, राजा अब्दुल्ला के बेटे, ने एक साजिश रची। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क करके पूछा कि क्या वो मोहम्मद के खिलाफ तख्तापलट में अमेरिका का समर्थन पा सकते हैं। लेकिन मोहम्मद को यह बात पता चल गई। उनके जासूस हर जगह थे। अध्याय 4। मेंटलिटी ऑफ ए मास्टरमाइंड। सितंबर 2015 की वो शाम थी जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कयामत जैसा मंजर छाया हुआ था। शाम 5 बजे अचानक आंधी शुरू हुई। रेत और बारिश ने पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दिया और फिर धीरे धीरे मानो स्लो मोशन में मस्जिद के ऊपर खड़ी 620 फुट की क्रेन झुकनी शुरू हुई। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से भी ऊंची ये क्रेन जब जमीन पर गिरी तो उसके नीचे दबकर 111 लोग मारे गए। ज्यादातर वो हाजी जो जिंदगी में एक बार इस पवित्र जगह पर आए थे। इस हादसे की जिम्मेदारी सऊदी बिन लादेन ग्रुप पर आई, वही कंपनी जिसका मालिक ओसामा बिन लादेन का परिवार था। मोहम्मद ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने कंपनी के सारे ठेके रद्द कर दिए और उसके मालिक बकर बिन लादेन पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। ये सिर्फ बिन लादेन ग्रुप ही नहीं था। हर वो कंपनी जो पुराने राजाओं के समय में अमीर बनी थी, अब मोहम्मद के निशाने पर थी। साद हरीरी, जो लेबनान के प्रधानमंत्री भी थे और जिनकी कंपनी सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी, भी मुसीबत में थे। उन्होंने मोहम्मद को खुश करने के लिए राजा सलमान के महल में एक नया विंग बनवाया और मोहम्मद के कहने पर रातों रात दीवारें तोड़कर रास्ते बनाए। लेकिन मोहम्मद खुश नहीं हुए। उन्हें पता चला कि हरीरी का परिवार राजा अब्दुल्ला के करीबियों को पैसे देता था। एक बार तो साद हरीरी के निजी जहाज पर सूटकेसों में भरकर करोड़ों डॉलर नकद ले जाए गए थे। मोहम्मद ने जब अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके खातों की जांच की तो वो हैरान रह गए। अब्दुल्ला, जो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों पर खर्च करने में कंजूस थे, उन्होंने अपनी मौत के बाद हर बेटे को $1 अरब से ज्यादा और हर बेटे को कम से कम दोगुना दिया था। एक महल में तो $1 अरब से ज्यादा की नकदी मिली। मोहम्मद ने यह सब जब्त करने का फैसला किया। अध्याय 5। मैकेंसी बुलाओ। जनवरी 2016 की वो सुबह थी जब अरामको के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की एक कॉपी वहां पहुंची थी जिसमें एक खबर छपी थी, मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा बेचने वाले थे। अरामको के अधिकारी हैरान थे। उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं था। अरामको सिर्फ एक तेल कंपनी नहीं थी, ये सऊदी अरब की जान थी। इसी के पैसे से पूरा देश चलता था। लेकिन मोहम्मद के लिए ये सिर्फ एक बाधा थी। वो चाहते थे कि सऊदी अरब तेल पर निर्भर न रहे। इसलिए उन्होंने अरामको के कुछ हिस्से को बेचकर उस पैसे को दूसरे कारोबारों में लगाने का फैसला किया। लेकिन अरामको की हालत देखकर कोई भी निवेशक हैरान रह जाता। कंपनी के अकाउंट्स इतने गड़बड़ थे कि उनसे सही प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चलता था। कर्मचारियों को उनकी नस्ल के आधार पर तनख्वाह मिलती थी। अमेरिकियों को सबसे ज्यादा, पाकिस्तानियों को कम, अफ्रीकियों को सबसे कम। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की सेफ्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। कुछ महीने पहले ही अरामको की एक बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें 10 लोग मारे गए थे। एक कनाडियन इंजीनियर की पत्नी और 3 बच्चे जिंदा जल गए थे। मोहम्मद ने इस सब के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने मैकेंसी कंसल्टिंग फर्म को बुलाया और कहा,
मुझे एक प्लान चाहिए। मैकिन्सी ने विजन 2030 नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक ऐसा प्लान जो सऊदी अरब को तेल पर निर्भरता से मुक्त कर देगा। अध्याय 6, कैप्टन सऊद। फरवरी 2016 की वो रात थी जब प्रिंस सुल्तान बिन तुर्की पेरिस के एक एयरपोर्ट पर खड़े थे। उनके सामने एक शानदार बोइंग 737 खड़ा था, जो उन्हें काहिरा ले जाने वाला था। कैप्टन सऊद बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे और अपने बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सुल्तान के एक साथी, जो खुद पायलट थे, ने देखा कि कैप्टन सऊद को प्लेन उड़ाने की बेसिक बातें भी नहीं मालूम थी। प्लेन में 19 लोगों का क्रू था। आमतौर पर इस रूट पर 8 से ज़्यादा नहीं होते। और सबसे अजीब बात, कैप्टन सऊद ने कभी ब्रेटलिंग इमरजेंसी वॉच नहीं देखी थी, जो हर पायलट की पहचान होती है। ये कोई आम पायलट नहीं था, ये था सऊद अल कहतानी, मोहम्मद का सबसे भरोसेमंद आदमी। और ये प्लेन सुल्तान को वापस सऊदी अरब ले जाने वाला था, उनकी मर्जी के खिलाफ। सुल्तान बिन तुर्की कोई आम शहजादा नहीं थे। उनके पिता, जो राजा फहद और सलमान के सगे भाई थे, ने एक सूफी नेता की बेटी से शादी की थी, जिसके चलते उन्हें निर्वासन में जीना पड़ा। सुल्तान ने एक बार सऊदी सरकार की आलोचना की थी और उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया और 11 साल तक जेल में रखा गया। अब जब वो इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे तो उन्होंने फिर से आलोचना शुरू कर दी थी। प्लेन की उड़ान भरने के 2 घंटे बाद स्क्रीन अचानक बंद हो गई। जब प्लेन नीचे उतरा तो काहिरा की जगह रियाद नजर आया। कैप्टन सऊद ने अपनी वर्दी उतार दी और सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। ये मोहम्मद का उन सभी को सबक था जो उनकी आलोचना करने की हिम्मत करते थे। अध्याय 7, अरबों डॉलर। सितंबर 2016, टोक्यो। निज़ार अल बस्साम ने 2 साल से मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की कोशिश की थी। अब वो सायोशी सोन के साथ जापान के गेहिहान स्टेट गेस्ट हाउस में खड़े थे, जहां मोहम्मद उनसे मिलने वाले थे। मासायोशी सोन सॉफ्टबैंक के मालिक एक अजीब आदमी थे। 2000 में .com बबल के दौरान वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने और फिर एक हफ्ते में उनकी सारी दौलत खत्म हो गई। लेकिन 2014 में जब अलीबाबा पब्लिक हुआ तो उन्होंने 74 अरब डॉलर कमाए। अब वो एक नया फंड खड़ा करना चाहते थे, 100 अरब डॉलर का, जो इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फंड होगा। मोहम्मद ने सिर्फ 45 मिनट में फैसला किया। सऊदी अरब इस फंड में 40 अरब डॉलर लगाया। मासायोशी ने कहा, 45 अरब डॉलर 45 मिनट में, यानी 1 अरब डॉलर प्रति मिनट। इसके बाद मोहम्मद ने मासायोशी को नियोम के बारे में बताया, एक नए शहर का सपना जो रेगिस्तान में बसाया जाएगा। 12,500 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर उड़ने वाली कारों, रोबोट और डायनासोरों का शहर होगा। मोहम्मद ने गूगल अर्थ पर अपने देश को देखते हुए ये शहर बसाने का फैसला किया था। अध्याय 8, लिटिल स्पार्टा। दिसंबर 2, 2016, न्यूयॉर्क का ट्रम्प टावर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद एक सीक्रेट मीटिंग में पहुंचे। उनके सामने बैठे थे स्टीव बैनन, जिनकी शक्ल एक गंदे प्रोफेसर जैसी थी, और जरेड कुशनर, जिन्होंने एक बार कहा था, मैं इतिहास नहीं पढ़ता, इससे दिमाग पर बोझ पड़ता है। बैनन कहा, मैं सिर्फ फारसियों के बारे में बात करने आया हूँ। मोहम्मद बिन जायद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या आपने फारसी कहा? मैं 20 साल से आप जैसे अमेरिकी की तलाश में था। बैनन ईरान को फारस कहकर उसकी ऐतिहासिक दुश्मनी को याद दिला रहे थे। ये वो भाषा थी जो अरब नेता समझते थे। उन्होंने कहा कि ओबामा ने ईरान के साथ डील करके बड़ी गलती की है। फिर उन्होंने सुझाव दिया, ट्रंप प्रशासन को मोहम्मद बिन सलमान से मिलना चाहिए। मोहम्मद बिन जायद, जो अबू धाबी के असली शासक थे, एक अजीब आदमी थे। पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट, जो कभी बेसबॉल कैप पहनकर अपने दफ्तर में घूमते थे और कभी विदेशी जासूसों से सलाह लेते थे। उनके भाई तहनून, जो जिऊ जित्सु चैंपियन थे और धूप से बचने के लिए घर के अंदर भी धूप का चश्मा पहनते थे, अक्सर मोहम्मद बिन सलमान से मिलने जाते थे और उन्हें केटोजेनिक डाइट के बारे में बताते थे। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक नया रास्ता देखा। ओबामा ने उन्हें नज़रअंदाज किया था, लेकिन ट्रंप अलग थे। उनके दामाद जेरेड कुशनर ने सऊदी अधिकारियों से कहा, अगर ट्रंप से अच्छे संबंध चाहिए तो आतंकवाद बंद करो, औरतों को ड्राइव करने दो। अध्याय 9, गोल्डन गैम्बिट। मई 2017 की वो सुबह थी जब एयरफोर्स वन रियाद एयरपोर्ट पर उतरा। रनवे पर राजा सलमान खुद खड़े थे, लेकिन असली इंतजाम मोहम्मद बिन सलमान ने किए थे। रिट्ज कार्ल्टन होटल की दीवार पर 50 फुट ऊंचा ट्रंप का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था। पूरे शहर में होर्डिंग्स लगे थे, साथ में हम जीतेंगे। ट्रंप का ये पहला विदेश दौरा था। मोहम्मद ने उन्हें वो सम्मान दिया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। उन्होंने ट्रंप को समझ लिया था। ये एक ऐसा आदमी था जो अहमन और दिखावे का भूखा था, बिल्कुल उनके बूढ़े चाचाओं की तरह, जिन्हें वो बचपन से खुश करते आए थे। 3 दिन के इस दौरे में ट्रंप ने 350 अरब डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मोहम्मद के नए आतंकवाद विरोधी केंद्र का दौरा किया, जहां 200 कंप्यूटर एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर नजर रखते थे। एक शाम जेरेड कुशनर और इवांका ट्रंप मोहम्मद के साथ डिनर पर गए, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन को न्योता तक नहीं मिला। इसी दौरे के दौरान मोहम्मद ने ट्रंप से कतर की शिकायत की, कैसे वो अल जजीरा चलाकर अरब देशों की आलोचना कर रहा है। कुछ ही हफ्तों में सऊदी अरब और यूएई ने कतर का बॉयकॉट कर दिया। अध्याय 10, ब्लॉकेड।
24 मई 2017 की सुबह कतर के सरकारी न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट पर कतर के अमीर शेख तमीम के कुछ अजीब बयान छपे। उनमें कहा गया था, ईरान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है। ये वो बातें थीं जो किसी अरब नेता के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थीं, लेकिन ये बयान फर्जी थे। कतर के सिस्टम हैक कर लिए गए थे। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद के आदमियों ने रूसी हैकर्स को काम पर रखा था। 13 दिनों के अंदर सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और बहरीन ने कतर का पूरा बॉयकॉट कर दिया। कतर की सरहद बंद कर दी गई, उसके विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया और वहां के सुपरमार्केट में दूध तक गायब हो गया। ट्रंप ने ट्वीट किया, अपने हाल के दौरे में मैंने कहा था कि कट्टरपंथ को फंडिंग नहीं होनी चाहिए। सभी ने कतर की तरफ इशारा किया, लेकिन कतर ने हार नहीं मानी। उसने ईरान और तुर्की से संबंध मजबूत किए और जब सऊदी और अमीराती अपने अखबारों में कतर की आलोचना कर रहे थे, उनके अमीर लंदन के हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे। एक समझौता हो गया। सऊदी सुबह के वक्त हैरोड्स जाएंगे, कतरी शाम को। अध्याय 11, सील्ड विद अ किस। 20 जून 2017 की वो रात थी जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ ने फोन उठाया। उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान उनसे मिलना चाहते थे। रमजान का महीना था और मोहम्मद बिन नाइफ ने रोज़ा खोलकर अपने महल से निकलना शुरू किया। मोहम्मद बिन नाइफ अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सऊदी अधिकारी थे। वो ओरेगन के लुइस एंड क्लार्क कॉलेज में पढ़े थे, एफबीआई में ट्रेनिंग ली थी और 9/11 के बाद अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों में सबसे आगे थे। उनके जासूसों ने अलकायदा के कई हमलों को नाकाम किया था। सीआईए के डायरेक्टर डेविड पेट्रायस उनके दोस्त थे, लेकिन मोहम्मद बिन नाइफ के कमज़ोर भी थे। उन्हें डायबिटीज़ थी और 2009 में एक आत्मघाती हमले में वो बाल बाल बचे थे। उस हमले में एक युवक उनके पास बैठा, मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में दिया और फिर खुद को उड़ा लिया। मोहम्मद बिन नाइफ के शरीर में छर्रे लगे, लेकिन वो बच गए। उसके बाद से उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। जब वो महल में पहुंचे तो गार्ड्स ने उनके सुरक्षा कर्मियों को रोक लिया। उन्हें अकेले अंदर भेजा गया। ऊपर एक कमरे में उन्हें बैठा दिया गया। घंटों बीत गए। उनके सहयोगियों के फ़ोन छीन लिए गए। सुबह तक उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब वो कमरे से बाहर निकले तो सामने मोहम्मद बिन सलमान खड़े थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई को गले लगाया और उसके गाल पर चुंबन किया। मोहम्मद बिन नाइफ ने बस इतना कहा, अब मैं आराम करूंगा और खुदा तुम्हारी मदद करे। अध्याय 12, डार्क आर्ट। सलमान अल औदा को पता था कि एक दिन वो मोहम्मद बिन सलमान के निशाने पर आएंगे। सालों पहले जब मोहम्मद उनके घर आए थे और मैकियावेली की तारीफ की थी, तभी उन्हें अंदाज़ा हो गया था। अल औदा के 13 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स थे। वो अरब दुनिया के सबसे मशहूर मौलवियों में से एक थे और उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। सितंबर 2017 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी बयान में कहा गया कि वो विदेशी ताकतों के लिए काम कर रहे थे। उनके अलावा और भी कई लोग गिरफ्तार किए गए। एक अर्थशास्त्री जिसने अरामको के वैल्यूएशन पर सवाल उठाया था, एक शायर जिसने कतर बॉयकॉट की आलोचना की थी। ये सब मोहम्मद का संदेश था, तुम्हें सिनेमा और संगीत मिलेगा लेकिन आलोचना की आज़ादी नहीं। जमाल खशोगी, जो खुद एक पत्रकार थे और कभी सरकार के करीबी थे, ने कहा, ये पहले जैसा नहीं है, मुझे डर लगने लगा है। वो अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखना शुरू किया। पहले ही कॉलम का शीर्षक था, सऊदी अरब हमेशा इतना दमनकारी नहीं था, अब ये असहनीय है। मोहम्मद का आदमी सऊद अल कहतानी, जिसने पहले भी कई लोगों का अपहरण किया था, अब खशोगी के पीछे पड़ गया। उसने अपने ट्विटर बॉट से खशोगी को गालियां दिलवाई, कुत्ता, कैंसर, देशद्रोही। लेकिन फोन पर वो प्यार से बात करता, अबू सलाह, घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन खशोगी को पता था, जो लोग इस तरह के जाल में से वो वापस नहीं लौटे। अध्याय 13, डावोस इन द डेजर्ट। अक्टूबर 2017। रियाद के किंग अब्दुल अजीज कन्वेंशन सेंटर में एंड्रयू रॉस सॉर्किन मंच पर बैठे थे। उनके बगल में एक रोबोट खड़ा था, सोफिया। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा शीशे का था, जिससे अंदर की तारे दिख रही थी। तुम खुश दिख रही हो, सॉर्किन ने कहा। मैं हमेशा खुश रहती हूँ जब स्मार्ट, अमीर और ताकतवर लोगों के बीच होती हूँ, रोबोट ने जवाब दिया। ये था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, मोहम्मद बिन सलमान का वो कॉन्फ्रेंस जिसे डावोस इन द डेजर्ट कहा गया। दुनिया के सबसे अमीर बैंकर, सबसे बड़े सीईओ, सबसे ताकतवर राजनेता रियाद में जमा थे। स्टीव श्वार्ज़मैन, मसायोशी सोन, टोनी ब्लेयर, रिचर्ड ब्रैंसन, सब मोहम्मद के पैसे के भूखे थे। एक दिन मोहम्मद मंच पर आए। उन्होंने कहा, हम 1979 के बाद से जो चरमपंथ फैला है उसे ख़त्म करेंगे। हम वापस उसी इस्लाम की ओर लौटेंगे जो पहले था, उदार, खुले विचारों वाला। सऊदी युवाओं ने तालियां बजाईं। दुनिया भर में सुर्खियां बनी, लेकिन असलियत कुछ और थी। अरामको का आईपीओ अटका हुआ था, नियोम का प्लान अधूरा था और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद के आदमी लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया जाना था। अध्याय 14, शेकडाउन। 4 नवंबर 2017 की सुबह तुर्की बिन अब्दुल्ला गहरी नींद में थे, तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उनके महल में घुस आए। राजा बुला रहे हैं, उन्होंने कहा। उन्हें रिट्ज कार्ल्टन ले जाया गया। उस सुबह पूरे सऊदी अरब में और विदेशों में भी 380 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे अमीर लोग, प्रिंस अल वलीद बिन तलाल, बकर बिन लादेन,
मोहम्मद अल मोदी, सबसे ताकतवर अफसर, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व खुफिया प्रमुख और सबसे बड़े नाम मुताब बिन अब्दुल्ला, जो नेशनल गार्ड के प्रमुख थे और कभी राजगद्दी के दावेदार थे। रिट्स कार्ल्टन होटल जेल बन गया। दरवाजों के ताले तोड़ दिए गए, शावर के दरवाजे हटा दिए गए, हर कैदी को एक जैसा सफ़ेद कुर्ता पहनाया गया। पूछताछ रात के 2 बजे शुरू होती थी। कैदियों को तैरने की इजाज़त थी, लेकिन एक साथ सिर्फ 2 को, और बात करने की इजाज़त नहीं थी। मोहम्मद ने बाद में इसे कीमोथेरेपी कहा। देश से भ्रष्टाचार का कैंसर हटाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन असलियत ये थी कि उनके सारे दुश्मन एक साथ जेल में थे। तुर्की बिन अब्दुल्ला, जिन्होंने तख्तापलट की साजिश रची थी, अब जेल में थे। उनके भाई मुताब ने अपनी सारी ज़मीन सरकार को सौंप दी। प्रिंस अल वलीद ने $6 अरब देकर अपनी रिहाई खरीदी। जब ये सब चल रहा था, होटल के बाहर दुनिया के सबसे बड़े बैंकर और सीईओ चकरा रहे थे, जिसे वो कल तक हाथ मिला रहे थे। वो आज जेल में थे। मोहम्मद ने दुनिया को दिखा दिया था, ये नया सऊदी अरब है। अध्याय 15, किडनैप प्राइम मिनिस्टर। 9 नवंबर 2017। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विमान रियाद एयरपोर्ट पर उतरा। वो सीधे टर्मिनल के कमरे में गए, जहां मोहम्मद बिन सलमान उनका इंतजार कर रहे थे। मैक्रो एक मिशन पर आए थे, लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को छुड़ाने। 4 दिन पहले साद हरीरी ने टीवी पर एक अजीब भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि ईरान लेबनान में दखल दे रहा है। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, आंखें फटी हुई थीं। ये भाषण उन्होंने खुद नहीं लिखा था, ये मोहम्मद बिन सलमान ने लिखवाया था। साद हरीरी के पिता रफ़ीक हरीरी ने 1964 में सऊदी अरब आकर अपना कारोबार शुरू किया था। उन्होंने राजा खालिद के लिए एक होटल बनाया, फिर राजा फहद के लिए महल बनाए। सऊदी सरकार ने उन्हें अरबों डॉलर दिए, बदले में वो लेबनान में सऊदी हितों की रक्षा करते थे। लेकिन मोहम्मद को ये पुराना तरीका पसंद नहीं था। उन्होंने सऊदी ओगर के ठेके रद्द कर दिए, कंपनी को दिवालिया कर दिया। फिर साद हरीरी ने ईरान के एक अधिकारी से मुलाकात की। मोहम्मद ने उन्हें रियाद बुलाया। जब वो पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। बहुत बुरा था। साद ने बाद में एक दोस्त से कहा, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गया था। मैक्रो ने मोहम्मद से कहा, तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। और फिर उन्होंने साद हरीरी और उनके परिवार को पेरिस आने का न्योता दिया। मोहम्मद के पास कोई रास्ता नहीं था। साद हरीरी रिहा हो गए, लेकिन सऊदी अरब का लेबनान में आखिरी सहयोगी भी खत्म हो गया। अध्याय 16, दा विंची। नवंबर 2017 की वो शाम थी जब क्रिस्टीज नीलामी घर के फोन बैंक में हलचल मची हुई थी। साल्वेटर मुंडी नीलाम हो रही थी। दा विंची की वो पेंटिंग जिसमें ईसा मसीह एक पारदर्शी गोले को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं। दुनिया में सिर्फ 15 दा विंची पेंटिंग बची हैं। बोली शुरू हुई $100 मिलियन से, 150 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थी। 400 मिलियन पर बोली रुकी। $450 मिलियन फीस सहित ये कीमत थी। इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग। खरीदार था बद्र बिन फरहान, मोहम्मद बिन सलमान का बचपन का दोस्त। मोहम्मद ने यह पेंटिंग अपने लिए खरीदी थी। वो चाहते थे कि यह सऊदी अरब में प्रदर्शित हो, एक नए म्यूजियम में। लेकिन जब खबर लीक हुई तो उन्होंने पेंटिंग को यूरोप के एक गोदाम में छुपा दिया। वहां भी मौलवी ईसा मसीह की तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये मोहम्मद के सपने का हिस्सा थी, सऊदी अरब को एक सांस्कृतिक केंद्र बनने का। अल-उला में 2000 साल पुराने नबातियन मंदिरों को खोला जा रहा, कंसर्ट हॉल बन रहे थे। मोहम्मद चाहते थे कि दुनिया सऊदी अरब को सिर्फ तेल और कट्टरपंथ के लिए नहीं जाने, बल्कि कला और संस्कृति के लिए भी जाने। अध्याय 17, मैन ऑफ द ईयर। अप्रैल 2018। बेवर्ली हिल्स की रोडियो ड्राइव पर एक लंबा सा आदमी जीन्स और शर्ट पहने टहल रहा था। कोई पहचान नहीं पा रहा था। ये मोहम्मद बिन सलमान थे, जो अमेरिका के दौरे पर आए थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने दुनिया घूम ली थी। लंदन में बिलबोर्ड्स पर उनके चेहरे लगे थे, स्वागत है क्राउन प्रिंस। वो महारानी एलिजाबेथ से मिले, हैम्पटन कोर्ट पैलेस में डिनर किया, फिर अमेरिका आए, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले, ओपरा से बात की, जेफ बेजोस के साथ डिनर किया, गूगल के फाउंडर से मिले। लेकिन हर जगह एक ही चीज की उम्मीद थी, उनके पैसे की। ट्रंप ने उनके सामने एक पोस्टर लगा दिया था जिसमें लिखा था, सऊदी अरब से बिक्री के लिए। मोहम्मद अंदर ही अंदर गुस्से से भर गए। वो चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में निवेश करें, लेकिन सब उनके पैसे के भूखे थे। द अटलांटिक को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इज़राइल को भी जीने का हक है। ये किसी सऊदी शहजादे का सबसे बड़ा बयान था, लेकिन साथ ही उनके आदमी औरतों के हकों के लिए लड़ने वाले लुजैन अल हथलौल को जेल में यातनाएं दे रहे थे। अध्याय 18, कोल्ड ब्लड। 2 अक्टूबर 2018 की सुबह इस्तांबुल के ज़ैटिनबर्नो इलाके में जमाल खशोगी अपनी मंगेतर हातिस के साथ थे। उन्होंने नाश्ता किया और फिर सऊदी कॉन्सुलेट जाने के लिए निकले। शादी के कागजात लेने थे। उन्होंने हातिस से कहा, अगर आधे घंटे में ना निकलूं तो मेरे दोस्त यासिन को फ़ोन कर देना। कॉन्सुलेट के अंदर 15 आदमी पहले से मौजूद थे। उनमें से एक को खशोगी पहचान गए, माहिर मुतरेब, जो लंदन कॉन्सुलेट में तैनात था। उन्होंने खशोगी को ऊपर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। हम तुम्हें वापस ले जाएंगे, मुतरेब ने कहा। ये गैरकानूनी है, मेरा अपहरण हो रहा है, खशोगी चिल्लाए। तभी एक सिरिंज निकली। 1:33 पर खशोगी को बेहोश किया गया।
1:39 पर एक डॉक्टर ने शरीर के टुकड़े काटने शुरू कर दिए। बाहर हातिस इंतजार कर रहे थे। 4 घंटे बाद उसने यासिन अक्ताय को फ़ोन किया। वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के सलाहकार थे। तुर्की खुफिया एजेंसी को पता चल गया। उन्होंने कॉन्सुलेट में लगे बस से पूरी हत्या की रिकॉर्डिंग सुन ली थी। अध्याय 19। मिस्टर बोनसॉ, राष्ट्रपति एर्दोगन गुस्से में थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, खशोगी की चीखें, लाश के टुकड़े करने की आवाज़ें। हराम, उन्होंने कहा, ये अल्लाह के खिलाफ है। अगले कुछ दिनों में तुर्की मीडिया ने एक एक करके खुलासे किए। हत्या से 1 घंटे पहले डॉक्टर ने कहा था बलि का जानवर आ गया है। उसने बताया था कि कैसे वो संगीत सुनते हुए, कॉफ़ी पीते हुए लाश के टुकड़े करता है। हत्या के बाद एक आदमी ने खशोगी के कपड़े पहने और ब्लू मस्जिद में घूमा ताकि पुलिस भटक जाए। मोहम्मद ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो अंदर गए और कुछ ही मिनटों में बाहर निकल गए। उनके भाई खालिद ने ट्वीट किया, खशोगी की हत्या की खबरें बिल्कुल झूठी हैं। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आए, दुनिया को पता चल गया। मोहम्मद का नया नाम पड़ गया, मिस्टर बोनसॉ आरीवाले। सीआईए ने निष्कर्ष निकाला कि मोहम्मद ने खुद इस हत्या का आदेश दिया था। अध्याय 20। अनस्टॉपेबल, दिसंबर 2018। रियाद के बाहर दरिया के ऐतिहासिक गांव में फार्मूला ई रेस का आयोजन था। मोहम्मद ने दुनिया भर से सेलिब्रिटी बुलाए थे। एनरिके इग्लेसियस ने कंसर्ट किया, वेन रूनी आए। वीआईपी बॉक्स में मोहम्मद के साथ उनके भाई खालिद थे और मोहम्मद बिन जायद भी। ये मोहम्मद का संदेश था, खशोगी हत्या के बावजूद दुनिया उनके साथ है। लेकिन असलियत ये थी कि कितने ही बड़े नमूने कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था। डेविड पेट्रायस नहीं आए। रिचर्ड ब्रिंसन ने $1 अरब का सौदा रद्द कर दिया। एरी इमानुएल ने कहा, वो एक जानवर है। मोहम्मद ने एक बात समझ ली थी, पैसे के आगे सब बेबस हैं। जो कंपनियां सऊदी पैसे की भूखी थीं, वो वापस आ गईं। सॉफ्टबैंक ने दूसरे फंड की मांग की। ब्लैकस्टोन ने नए सौदे किए। अरामको का आईपीओ हुआ, $25.6 अरब का, इतिहास का सबसे बड़ा। मोहम्मद अब और भी ताकतवर हो गए थे। डिसिसिव स्टॉर्म, मार्च 2020। तेल की कीमतें गिर रही थीं। मोहम्मद ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तेल उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया। बाजार में तेल की बाढ़ आ गई। कीमतें $20 प्रति बैरल से नीचे गिर गईं। ये एक तेल युद्ध था। उसी रात मास्क पहने आदमी मोहम्मद बिन नायफ के घर में घुसे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके चाचा अहमद को भी। मोहम्मद के रास्ते का आखिरी रोड़ा भी हट गया। कोरोना वायरस ने दुनिया को थाम दिया। मोहम्मद ने मक्का बंद कर दिया। लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया। वो खुद नियम के अपने महल में चले गए। वहां उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, आलोचकों को भूल जाओ, मुझे अभी बहुत साल हैं। मैं अभी राजा भी नहीं बना हूं। मेरी विरासत 10, 20, 30 साल में बनेगी। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक अध्याय का अंत है। मोहम्मद बिन सलमान की कहानी अभी लिखी जा रही है। खून और तेल से, ताकत और साजिशों से, सपनों और कब्रों से। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि सत्ता की राहें कितनी खून से सनी होती हैं। एक युवा शहजादा जो कभी वीडियो गेम खेला करता था, आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। उसने अपने चचेरे भाइयों को जेल में डाला, अपने आलोचकों को मरवा डाला और तेल की काली नदियों को पार करते हुए सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन इस सफर में उसने एक पूरे देश की आत्मा को बदल दिया और शायद उसे खुद भी नहीं पता कि यह बदलाव अच्छा है या बुरा। ब्लड एंड ऑयल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब तेल और खून एक साथ बहते हैं तो उनकी धारा किसी को भी बहा सकती है। और इस धारा के बीच में खड़ा है मोहम्मद बिन सलमान, एक ऐसा आदमी जो अगले 50 सालों तक दुनिया को अपने मुताबिक नचा सकता है। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।